Hello, friends. Welcome to our show, Samvad. Samvad is a show where we introduce people from various fields. We know about them, their profession, their passion, their talents, and most of all, know about the effect of pandemic on their profession. Today, we have with us Mr. Rajesh Johari from Mumbai, who is handwriting and signature analyst and founder of Power of Handwriting Institute, which is one of the leading graphologist institute of the country. He has an experience of practicing and empowering people for more than 30 years. Welcome to our show, Mr. Rajesh Johari. हेलो, थैंक यू Hello. सविता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. And tell us something about yourself. सविता जी, आई एम राजेश जौहरी। मैं बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा वो बिजनेसमैन फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये जो ग्राफोलॉजी जो विधा है जिसमें हैंडराइटिंग के द्वारा किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को समझा जा सकता है, तो तकरीबन 30 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आज के ज़माने में चूंकि लोगों ने लिखना बंद कर दिया, तो हमारा एक कैंपेन है लिखेगा इंडिया, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिखने का जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारी लेखनी है, हमारी जो पेन है, जो कलम है, तो हमारा जो ये पेन का कनेक्शन जो हमारे ब्रेन के साथ में है, तो एक ये विधा बहुत पुरानी विधा है जिसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। अक्षर विज्ञान जो है, हस्तलेखन विज्ञान जो है, कि किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग से उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है और इसके बारे में बहुत कम लोग परिचित हैं, इसको कम लोग समझते हैं। तो चूंकि इसको जो समझने वाले लोग हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो अक्षर का जो आज का दौर है, जबकि हम हर चीज को डिजिटल माध्यम से हम यूज कर रहे हैं, हर डिजिटल एरा है, सब जगह टेक्नोलॉजी की बात है, तो राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि राइटिंग जो है ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। तो हम जो भी लिखते हैं, जो भी अक्षर लिखते हैं, वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो हमारी जैसी भी लिखावट होगी वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी। तो ये बहुत अच्छी एक विधा है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आपका बहुत धन्यवाद कि आप मैक्सिमम हमारे देश और विदेश की जनता को इससे अवगत करा रहे हैं कि आप संवाद के माध्यम से लोगों तक ये चीजें पहुंचे और लोग अक्षर से अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें, लोगों की पर्सनालिटी कैसे अच्छी हो, लोगों की हेल्थ और वेलनेस कैसे अच्छी हो, इसके बारे में बहुत अच्छा प्रयास है और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। So in short, आपने बता दिया कि ग्राफोलॉजी क्या चीज है। तो ग्राफोलॉजी मीन्स आपको राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप उसको प्रैक्टिस करते रहें, आपके सिग्नेचर वगैरह इन सब चीजों में आप इम्प्रूव करके अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं, राइट? इन शॉर्ट यही है। जो कि इसमें एक टेक्निकलिटीज में लोग अच्छी लिखावट को जो समझते हैं कि राइटिंग दिखने में अच्छी हो, लेकिन चूंकि जब राइटिंग की हम बात करते हैं तो राइटिंग का अपीयरेंस से हमको लेना देना नहीं होता है। राइटिंग आप क्या लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो विधा है, जो साइंस है उसके पीछे, उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। तो लिखावट अच्छी है खराब है उससे मतलब नहीं, हम राइटिंग के स्ट्रोक्स को देखते हैं। और चूंकि जब आप लिखते हैं, ये जो पेन है, जो आपके फिंगर्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, इससे आपके ब्रेन के न्यूरो पैटर्न्स डिफाइन होते हैं। तो द वे यू थिंक इट रिफ्लेक्ट इन योर हैंडराइटिंग। तो आपकी हैंडराइटिंग से आपके थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। So this is very very unique and very accurate science, but people are not aware about it. तो आज लोगों को हम अवेयर कराते हैं इसकी पावर का, हैंडराइटिंग की पावर का। हम बिल्कुल आपके थ्रू इनको लोगों को सबको इसके बारे में अवेयरनेस करेंगे। तो आपका एक इंस्टीट्यूट है पावर ऑफ हैंडराइटिंग, जिसके आप फाउंडर हैं, उसके बारे में बताइए, इसमें क्या कराया जाता है। और चूंकि ये मुंबई बेस्ड है, मैं मुंबई में प्रॉपर इंस्टीट्यूट है जिसमें लोगों को राइटिंग के माध्यम से पर्सनालिटी असेसमेंट करना सिखाते हैं। तो हम इसका प्रॉपर कोर्स होता है, इसको सीखा जा सकता है और लोगों को हम एम्पावर कर रहे हैं भी, बिकॉज अब लिखने की जो टेक्निक से लोगों ने लिखना बंद कर दिया है। तो अगर लिखना आपने बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं से ब्रेन में स्टिमुलेशन आपका कम हो रहा है और आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का जो मिशन है, जो हमारा एम्पावरमेंट का जो मिशन है, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिखने की प्रवृत्ति इसलिए सिखाना चाहते हैं कि लिखने से उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी कैसे हो। तो चूंकि जब आप लिखते हैं तो ये आपके ब्रेन वेव्स करंट्स को डिफाइन करता है। तो जो भी आप राइटिंग लिख रहे हैं, जो भी लेटर्स लिख रहे हैं, ABCD, हिंदी में जो भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो द वे यू राइट इट रिफ्लेक्ट योर थॉट प्रोसेस, कि आपकी सोच कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है या नहीं है, बहुत सारी चीजें, आपकी फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे हैं, दुनिया भर की चीजें आपको पता लगती है। तो चूंकि आपकी राइटिंग जो है, ये आपका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, तो हमारे पास में बहुत आप कह सकते हैं इसको रेलेवेंट डेटा आता है,
जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं, बेसिकली सिग्नल्स डिफाइन होते हैं राइटिंग में। तो इससे हम सारी चीजें पता लगा के फिर उसमें चेंज कर सकते हैं, राइटिंग में चेंज करने के। एक मैं आपको एक थोड़ी सी चीजें मैं बताना भी चाहूंगा कि राइटिंग में हम देखते क्या हैं, क्या चीजें होती हैं। अब जैसे अब अगर आप राइटिंग में देखें, हम अगर ये 3 लाइन, ये जो 4 लाइन के हम बुक्स में लिखते थे, बच्चे लिखते हैं या हम भी लिखते थे, तो ये जो लिखावट का जो प्रकार है, जो तरीका है, जैसे हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, अलग अलग लेटर्स लिखते हैं, तो इसमें हर लेटर का मतलब है अलग अलग। राइटिंग के ऊपर का जो पार्ट है, जो ऊपर का सिरा है, ये हमारी मानसिक स्थिति को दिखाता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल अप्रोच को दिखाता है। और जो बीच का हिस्सा है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। एंड जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन शोज योर एग्जीक्यूशन एबिलिटी। जैसे एक पेड़ के अंदर, एक ट्री के अंदर आप देखते हैं तो ऊपर का जो सिरा है वो आपका फ्रूट्स है, नीचे आपका रूट्स एंड फाउंडेशन सिक्योरिटी है। तो हाउ सिक्योर्ड यू आर, इट रिप्रेजेंट इन योर लोअर पोर्शन, एंड आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी अच्छी है वो आपके अपर पोर्शन से डिफाइन करता है। तो राइटिंग के अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मालूम पड़ती है कि कोई इंसान इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रांग है और फंडामेंटली कितना अच्छे से करता है और एग्जीक्यूट कितना करता है। कई बार क्या चीजें होती हैं कि हम बहुत सारी चीजें समझ तो पाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हमारी सक्सेस लेवल वहां पे डिस्टर्ब हो जाती है ना। एकेडमिक्स में हम बहुत अच्छा है लेकिन हम लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो हम राइटिंग के माध्यम से उसकी पूरी एनालिसिस कर पाते हैं कि वो बच्चा या वो इंसान किस चीज में अच्छे से एक्सेल कर सकता है और उसके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, जिस ऑब्स्टिकल्स को हम राइटिंग चेंज करके उसका थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं। तो दिस इज टू वे करेंट्स कि we assess and we remedy also, we can rectify also. This is very very unique too. तो कहा जाता है कि राइटिंग इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, तो इट कैन इन्फ्लुएंस आवर डेस्टिनी आल्सो। इज इट ट्रू? राइट 100% ट्रू। डेस्टिनी जो है ये दो चीजें हैं। डेस्टिनी जो हम डिफाइन करते हैं, डेस्टिनी मतलब कर्म और भाग्य, ये दो लड़ाई हमेशा से रही है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। तो राइटिंग जो है, अक्षर जो है, ये आपका कर्म प्रधान है। तो डेस्टिनी में क्या चीजें लिखी है वो तो आपको डेस्टिनी के हिसाब से मिलेगी, लेकिन आप उसको एफर्ट करके, कर्म करके वो चीजें आप चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे मतलब अगर डेस्टिनी को आप काउंट करते हैं तो 49% है, और अगर आपका एफर्ट और कर्म को करते हैं तो वो 51% है। तो इसीलिए वो जो आपका रीइंकार्नेशन एसोसिएशन है, तो इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राइटिंग जो है ये आपके कई जन्मों की राइटिंग एक जैसी होती है। और ये आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि कई जन्मों की, हाँ, ये साइंटिफिक प्रूवन है। आपके पास्ट लाइफ की राइटिंग और इस लाइफ की राइटिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है। इसमें दुनिया में एक ही रिसर्च हुआ है जो कि इंडिया का रिसर्च है। तो आपके लाइफ की जितनी भी राइटिंग होती है सेम होती है, क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका सबकॉन्शियस है, वो आपके प्रीवियस लाइफ से और आपके आगे की लाइफ में भी सेम होती है। तो उस तरीके से राइटिंग से आपके डेस्टिनी में क्या चीजें हैं और आप उसको एफर्ट कर रहे हैं, जो गीता का जो है ना कर्म प्रधान जो बताया गया गीता में, तो आप कर्म प्रधान है कि राइटिंग चेंज करके आपके डेस्टिनी में जितनी भी चीजें मिली हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, यू कैन चेंज। इसीलिए हमेशा लिखा गया कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपको बोला गया ना कि भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य में भी लिखने की चीजें बोली गई है। तो लिखावट का इसके हमारे वेदों में बहुत पुरानी जमाने में बहुत सारी चीजें बात हुई, लेकिन अभी इसको वेस्टर्न कंट्रीज में इसको काफी सारा काम हुआ है, इसको काफी सारा प्रूवन हुआ है, इसलिए इसको हम समझते हैं कि ये वेस्टर्न साइंस है। बट इंडिया में अक्षर विज्ञान लाखों सालों पहले भी इसको वेदों में इसका जिक्र रहा है, गीता में भी लिखा गया, अक्षर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो राइटिंग हमारे कर्म को, भाग्य को, सब चीजों को बदल सकती है, और इसका हमने तो बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखा है और बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन भी आया है, क्या ये किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग आप लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, किसी भी तरह की लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको ये 3 जोन्स बोलते हैं इसको, ये 3 विभाग हैं। तो ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और मिडिल पोर्शन, किसी भी राइटिंग, बेसिकली हम ग्राफ्स को एनालिसिस करते हैं। हम किसी भी अक्षर की किसी भी भाषा को एनालिसिस नहीं, जो भी आप ग्राफ्स लिख रहे हैं, द वे यू राइट इट रिप्रेजेंट योर थॉट प्रोसेस। तो उसमें कोई भी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, चाइनीज, कोई भी राइटिंग ग्राफ्स को आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कोड लैंग्वेज है जो आप लिख रहे हैं। इसको आप लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। नो, यस, ग्रेट नॉलेज। एंड फिर इस हिसाब से तो सिग्नेचर जो है वो हम ये माने कि दे आर डेस्टिनी रिटन ऑन पेपर। सिग्नेचर अगर डेस्टिनी से ज्यादा बोले, सिग्नेचर इज योर पब्लिक इमेज, कि सिग्नेचर जो है वो आप अपनी सिग्नेचर खुद बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज पब्लिक इमेज ऑफ अ पर्सन, कि जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। तो सिग्नेचर जैसा होता है उस इंसान की प्रोजेक्शन वैसा होता है।
तो हम राइटिंग और सिग्नेचर दोनों चीजों को एनालाइज करते हैं कि किसी इंसान की पर्सनालिटी क्या है और प्रोजेक्शन कैसा है। तो दोनों चीज एनालिसिस और वैल्यूएशन करके उसके बारे में सारी चीजें पता लग सकती है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलूं कि अगर हम अपने सिग्नेचर और हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते हैं या उसमें चेंजेस लाते हैं तो हमारी डेस्टिनी में भी चेंजेस हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल, डेस्टिनी से ज्यादा हम अपना प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। तो डेस्टिनी तो आपके जो भी चीजें होगी डेस्टिनी का एक स्पेसिफिक रोल है, पर हमारा जो इंसान का जो कर्म है, कर्म को आप चेंज कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डेस्टिनी चेंज होगी। मतलब आप जिस भी चीज को कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपकी जो वीकनेस है वो अगर कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी अच्छी होती है, क्योंकि डेस्टिनी के बाद में कर्म का हमेशा से रोल ज्यादा रहा है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट एक सिक्के का जो पहलू है उसको चेंज करने से दूसरा पहलू भी चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये जो ग्राफोलॉजिस्ट हैं ये हमारे को ये भी बता देते हैं, जैसे आपने बताया कि कि जिसके बारे में आपने हैंडराइटिंग एनालाइज किया, तो आप ये बता देते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये कैसे पता लगाते हैं? देखिए, राइटिंग में लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी तरीके की राइटिंग में, जैसे जो लोग बहुत छोटा लिखते हैं, जो लोग बहुत माइक्रो राइटिंग जिनकी होती है, छोटी राइटिंग होती है, वो लोग बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, किसी भी काम को बहुत बारीकी से करना चाहते हैं, किसी भी काम को बहुत मन लगा के करना चाहते हैं। और जिनकी राइटिंग बड़ी होती है वो क्रेविंग फॉर अटेंशन दिखाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन क्राइसिस होती है, वो एक इम्पेशंस नेचर डिफाइन करता है। जिसकी राइटिंग बड़ी होती है उनको जो चीजें चाहिए जल्दी चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है। तो अलग अलग जो माध्यम है, अलग अलग राइटिंग का जो प्रकार है, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। अब राइटिंग, कुछ लोगों की तिरछी राइटिंग होती है, कुछ लोग स्ट्रेट लिखते हैं, कुछ लोग 90 डिग्री लिखते हैं, स्ट्रेट राइटिंग होती है। दीस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन पीपल। वो जो भी कुछ काम करते हैं बहुत लॉजिक्स के साथ में करते हैं, बहुत डेडिकेटेड करते हैं। और अगर राइटिंग आपकी दाएं तरफ है, मतलब अगर 60 डिग्री की तरफ है, इस तरफ दाहिनी तरफ है, तो वो लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, किसी भी काम को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगर आपकी राइटिंग पीछे की तरफ है, बैक स्लांट है, तो वो लोग जल्दी से कुछ भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं, थोड़ा उनके अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, जो कि रिलीज नहीं करते हैं। तो जो पीछे की राइटिंग होती है, बैक स्लांट होती है, वो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, आगे की राइटिंग है तो फ्रेंडली होते हैं। तो एक राइटिंग का प्रकार है, उससे उनकी एक पर्सनालिटी मालूम पड़ती है, दूसरे प्रकार से दूसरा प्रकार मालूम पड़ता है। तो उसको हम कॉम्बिनेशन करते हैं कि अगर राइटिंग अगर छोटी है और उनका स्लांट पीछे की तरफ है, तो वो इंसान रिजिड भी होगा और वो इंसान इम्पेशेंट भी होगा। तो इसी तरीके से एक एक चीजों को हम मिक्स करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास पूरी एनालिसिस और पर्सनालिटी की पूरा वैल्यूएशन आ जाता है। और बेस्ट पार्ट है उसमें, अगर हमने चेंज किया तो धीरे धीरे 10 से 20 दिन 25 दिन में आपके पर्सनालिटी में, बिहेवियर में काफी सारा चेंजेस होता है, जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक है। लोग इसको समझते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं होगा, लेकिन ये पूरा साइंस है, इसके पीछे काफी सारा काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे को तो ये स्टडीज में ये सजेस्ट हुआ है कि साइंटिफिक इसको सपोर्ट है नहीं इसमें, ग्राफोलॉजिस्ट को या हैंडराइटिंग एनालिसिस को। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जो कि ये जो विधा है, विज्ञान है, ये पश्चिमी देशों ने इस पे काफी सारा काम किया है, और इसको साइकोलॉजिस्ट ने काफी सारा काम किया है। 100-200 सालों से साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया है। तो चूंकि इस पे बहुत ज्यादा वैलिडेशन वाला काम कम हुआ है, इसलिए इसको सूडो साइंस भी बोलते हैं। बट डेफिनेटली अभी बहुत सारा काम हो रहा है इंडिया में, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है। आप शायद देखेंगे 2 से 3 सालों में लिखावट पे बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारा न्यूज, बहुत सारा कुछ चीजों पे मिलेगा। क्योंकि जब भी हम किसी नेचुरल चीज से दूर होंगे, जब भी हम प्रकृति से दूर होंगे, तब तक उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जब हम डिजिटल हो रहे हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत फ्रिक्शन बढ़ रहा है। आपको शायद इसका अंदाजा नहीं होगा, आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च करिए कि लोगों का स्ट्रेस कितना बढ़ा है। पिछले 5 सालों में लोगों का स्ट्रेस, एंजाइटी, उसकी वजह से क्राइम कितने बढ़े हैं। तो आपका कहीं ना कहीं से, जो हम इंसान हैं, तो हम इंसान होने के नाते हम इंसानियत से दूर होते चले जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं से एक प्रकृति से दूर होंगे। तो राइटिंग जो है ये आपका नेचुरल टैलेंट है। तो हमारा यही मानना है कि आप राइटिंग बंद करिए, आप जितना भी हो टेक्नोलॉजी की मदद लें, लेकिन राइटिंग अगर आप बंद करने की वजह से आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, ब्रेन में आपके जो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से तनाव और एंजाइटी बहुत बढ़ रही है। और इसके पीछे प्रूवन है, काफी सारे रिसर्च है, हम लोग काफी सारा काम कर रहे हैं इसमें, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन के साथ काम कर रहे हैं, मेंटल चैलेंज बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, काफी सारा काम हो रहा है। और इसके रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिकॉज इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि जब आप राइटिंग का मूवमेंट चेंज करते हैं तो ब्रेन का थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आपके न्यूरो पैटर्न चेंज करते हैं। तो इसको न्यूरोलॉजिस्ट भी वैलिड करते हैं,
बट इसमें डेफिनेटली इसमें इसका वैलिडेशन लोगों को कम मालूम है, इसलिए इसको वैज्ञानिक मान्यता अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता होती है। पर इस पर डेफिनेटली काम करना है और आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे इसका फायदा। तो हम मतलब हमारा जो कैंपेन है फिर लिखेगा इंडिया, तो वो बिल्कुल हम लिखेंगे और समृद्ध होंगे। That means कि साइंटिफिक सपोर्ट मिला हुआ है ग्राफोलॉजी को। डेफिनेटली काफी सारा साइंटिफिक सपोर्ट है, हम लोग काफी सारे रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, बट इसमें स्टिल अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बिकॉज इसमें एक तो लोगों को अवेयरनेस है नहीं, और एक चीज और है कि जो चीजें भी कम होती है, जैसे लोग पूछते हैं कई बार कि हम डिजिटल सारा कुछ तो हम अभी कंप्यूटर्स पे कर रहे हैं, तो राइटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो भी चीज कम होती है उसकी वैल्यू यूनिक हो जाती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो जब भी हम नेचुरल चीजों से दूर होंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो उसमें जब स्ट्रेस की बात हम करें तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स, हम तो आपको पैटर्न दिखाना भी चाहेंगे कि लोगों का स्ट्रेस हम कैसे दूर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। मैंने स्पेसिफिक तैयार करके रखा है, मैं आप दिखा दूं। बिल्कुल स्ट्रेस के पैटर्न्स हैं कि ये 3 तरीके के पैटर्न्स हैं, जिसको हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पैटर्न्स। एक सेकंड मैं आपको ये दिखाना भी चाह रहा हूं कि इससे क्या होता क्या है। ये जो पहला पैटर्न है, ये फर्स्ट पैटर्न है जिसको एस पैटर्न बोलते हैं। इसको लिखने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारी एंजाइटी कम हो जाती है, हमारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एस के जैसा पैटर्न से ऊपर से स्टार्ट करें, इसको लिखते चले जाएं। तो तकरीबन अगर आप 1 पेज रोज लिखते हैं, 3 पैटर्न्स है। ये पहला स्ट्रेस रिलीज का है, दूसरा है ये 5 आई डॉटिंग है, आई और यू के जैसा है, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए। आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपका टारगेट फिक्सेशन अच्छा होता है, बच्चों का मैथ्स वगैरह अगर कमजोर है तो वो मैथ्स वगैरह में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब आप अगर 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आप बच्चों के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देख पाएंगे। तो ये आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज फर्स्ट वाला है। सेकंड कंसंट्रेशन के लिए, मतलब इसमें 5 आई डॉटिंग करना है, पहले वो आई लिखना है, फिर उसको डॉट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। और थर्ड जो है ये आपका विल पावर एंड्योरेंस के लिए है। इसको लिखना है इस तरीके से 1 2 3, पहले 3 लाइन लिखनी है, 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन 4 5 6 7 नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। इससे आपका विल पावर, एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सारी चीजें बढ़ जाती है। तो हर पैटर्न्स को आपको एक एक पेज रोज लिखना है। तो तकरीबन 1 मिनट तक लिखें, 1 महीने तक आप लिखें, इसमें आपके लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप चेंज देख सकते हैं, मिरेकल होता देख सकते हैं। तो हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा तो इसका मिलने वाला ही है। तो ये आप 3 पैटर्न्स सब लोगों को लिखवाएं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके व्यूवर्स तक पहुंच रही है चीजें, तो आप लिखें और उसका फायदा उठाएं। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, कैन वी सेंड अ सैंपल ऑफ राइटिंग नाउ टू गेट द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द सेम? आई डोंट थिंक शशांक ये हो अभी फिलहाल हम ये शो पे नहीं दे सकते। अभी तो शो पे नहीं, लेकिन आप मुझे बाद में भेज सकते हैं, मुझे मेल कर दें, सारा डिटेल्स है, मेल कर दें, डेफिनेटली हम आपसे बात करेंगे और आपको जो भी रेक्टिफिकेशन दे सकते हैं, आपको सीखना चाहें बिल्कुल सीख भी सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये एनालिसिस आप मैन्युअली करते हैं? मैन्युअली करते हैं, क्योंकि ये मशीन से पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर राइटिंग यूनिक है, हर अलग माइंडसेट अलग है, हर कंट्री की राइटिंग अलग होती है, हर सिटी की राइटिंग अलग होती है। मैंने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा एनालिसिस किया, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। मैंने हर वर्ग के लोगों की राइटिंग एनालिसिस किया, और अभी हेल्थ पे हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हर सिटी की राइटिंग अलग है, और यहाँ तक कि आपको एक बहुत ताज्जुब की बात बताऊं कि आपको राइटिंग देख के 7 जनरेशंस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं टेक्निकली, 3 जनरेशन पीछे की और 3 जनरेशन आगे आने वाली। और अभी आपके तो 7 जनरेशंस की आप राइटिंग को साइंटिफिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ब्रेन के MRI रिपोर्ट के साथ में आप उसको रियल टाइमिंग देख सकते हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी, और आगे अभी हम गर्भ संस्कार पे काफी सारा गर्भ संस्कार पे काम कर रहे हैं कि हम डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम एथिक्स वैल्यूज को कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे थ्रू द मीडियम ऑफ हैंड राइटिंग। तो ये बिल्कुल यूनिक तरीके का काम है। ये जो आपने अभिमन्यु का कॉन्सेप्ट सुना था, उसको हम लोग एक साकार करने की कोशिश है, और ये इंडिया में ही करेंगे। अभी तक कोई भी मशीन नहीं है जिसमें आप एथिक्स वैल्यू को ट्रांसप्लांट कर पाए। आपकी मेडिकल साइंस में आप उसको सारी तरीके से टेक्निकल्स कर सकते हैं, बट एथिक्स वैल्यू को आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं।
और हम 9 मंथ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीनेटल स्टेज पे प्रेग्नेंट लेडीज के साथ हमारा काफी सारा काम चालू भी हो चुका है, जिसमें हम डिजाइनर बेबी विद एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ में हम नेक्स्ट जनरेशन को, हम अपनी भावी पीढ़ी को कैसे अच्छा बनाएंगे, इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। काफी सारे लोग हमारे टीम लगी हुई है इसमें और हम काम कर रहे हैं, और बिल्कुल सब लोग साथ में रहेंगे, सफल होगा। ये चीजें हम कर रहे हैं इस पे, और यूनिक है, पुरानी चीजें हैं, और यस। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि आगे हमारे बेबी जो है वो डिजाइनर बेबी होंगे। डिजाइनर बेबी विद एथिक्स एंड वैल्यूज, हम अपनी इंसानियत के साथ में जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी तो हम बहुत हम चांद तक पहुंच गए और हमारी सोच, हम बहुत आगे तक हो गए, बट एक इंसान जो इंसानियत से दूर हो रहा है, तो हम उस चीज को वापस लाने की कोशिश करना चाहते हैं। और भारत जो अपना जो भारत को हम विश्व गुरु जो देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे। तो हमारा ये आज के जो समय में, और आज का जो समय जो कठिन दौर है, पूरी दुनिया के लिए कठिन दौर है, उसमें हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत सारा काम कर रहे हैं उसमें। तो और हमको आपके जैसे लोग हमेशा मिलते चले जा रहे हैं, और हमारा जो कारवां जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और आपके माध्यम से ये देश विदेश सब तक जा रहा है, लोगों को चीजें पहुंच रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आर देयर एनी कोर्सेज फॉर दिस साइंस? डेफिनेटली इसका प्रॉपर कोर्स है हमारे पास में। हम काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में काफी सारे कोर्सेज इसके करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, कोई भी सीख सकता है इसमें, सीख सकता है। सीखने के बाद में इसको प्रैक्टिस करके इसका करियर ऑप्शन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इससे अपना जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो सपना है, हम इसको आप सेल्फ स्टैंडिंग कर सकते हैं। सस्टेनेबल मॉड्यूल है कि आप इसको सीख के अपने आप को अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो इसमें इस तरीके के इंस्टीट्यूट बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है, बिकॉज ये अभी तक एफिलिएटेड नहीं है। तो इसकी वजह से लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। बट डेफिनेटली हमारे पास कोर्स है, हम काफी सारा इसमें लोगों को सिखा रहे हैं, पैन इंडिया सिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, तो हम जहाँ भी सीखना चाहें, हमारे कोर्स रेगुलर चल रहे हैं। तो बिल्कुल सीखिए, और सीख के आगे के लोगों को, नेक्स्ट जनरेशन को फायदा दीजिए। हमारा मतलब सीख के कोई भी विधा है अपने तक नहीं रखिए, वो उसको स्प्रेड करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी इंसानियत का जो धर्म है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो चीजें आगे बढ़ती है। आई थिंक आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आपके लिए पूछा गया था कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली हम ऑनलाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड। यस यस, हमारा पूरा डिटेल से आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करिए, हम आपको जैसी भी मदद चाहिए मदद करेंगे। जी बिल्कुल जी। अच्छा एक बात बताइए, आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस की प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए क्या इंस्पायर किया? मतलब किस तरह से इंस्पायर हुए थे कि आपको हैंडराइटिंग? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, और मुझे इस चीज के बारे में 30 से 35 साल पहले, मैं शुरू से ही मुझे रुझान था राइटिंग के बारे में। 30 से 35 साल पहले मुझे इसके बारे में पता लगा कि ऐसी कुछ विधा होती है। तो मैंने खुद में इसको समझना चाहा, बहुत सारे लोगों से मिला किया, बट इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, इस तरह का कोई विज्ञान प्रूवन नहीं है, जैसा आपने पहले भी बताया। तो मैंने इस पे खूब सारा शोध किया, खुद से लोगों की राइटिंग देखा, समझा, उसको समझने की कोशिश की, इसके पीछे साइंस क्या है। एक तो साइंस का पार्ट है इसमें, जैसे बहुत ये विधा है, ये बहुत पुरानी विधा है, तो इसमें साइंटिफिक पैरामीटर्स है। काफी सारे न्यूरोलॉजिस्ट इस पे काम करते हैं, डॉक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में साइकियाट्रिस्ट आपके राइटिंग के ऊपर वैल्यूएशन करते हैं। तो मैंने इसके बारे में खुद से शोध किया, उसमें बहुत सारा डेटा कलेक्शन किया, और उस पर मेरी खुद की रिसर्च है। अभी जो भी करता हूँ, जो भी कुछ सिखाता हूँ, वो मेरी खुद की रिसर्च काफी सारे लोगों पे की गई, और अभी इसको हम क्लिनिकली प्रूवन भी करना चाहते हैं कि आपके ब्रेन में कोई भी राइटिंग आप लिख रहे हैं, तो ब्रेन में आपके वेव्स कहाँ पे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कहाँ पे वो रिलीज कर रहे हैं, आपके केमिकल सिक्रीशंस क्या हो रहे हैं, आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रही है, आपकी इमोशनल वैल्यूज क्या हो रही है। तो सारी चीजों को अपने से खुद से मैंने उसको टेस्ट किया, प्रूव किया, लोगों से डिफाइन किया, डॉक्टर्स की मदद ली। हमारे पुराने वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट डॉक्यूमेंटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, वो चीजें वो खत्म हो चुकी है। तो मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, और मैं अभी भी इसमें बहुत सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशों में जो चीजें हैं वो इंडिया से गई हुई है। तो इसमें बहुत सारा मुझे कंटेंट्स मिला, बहुत सारी चीजों को मैंने कंपाइल किया, मैंने उसको देखा, समझा, लोगों से बात किया कि एक्चुअली होता क्यों है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। तो उसमें साइंस की चीजें हैं, पैरा साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं कि आपका परसेप्शन जो है वो राइटिंग से कैसे चेंज होता है। तो चूंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, हम मशीन हो भी नहीं सकते हैं, तो इंसान की जो सोच है, वो उनकी सोच जो है वो उनको अच्छा या बुरा बनाती है। तो अगर हम सोच को रिडिजाइन करेंगे तो उसको सोच पाते हैं, क्योंकि एक ही लेटर है। अगर हमने
आपको ओ भी है, उसका जीरो का मीनिंग है। अगर वो ओ है, उसका परसेप्शन अलग अलग है, उसको अलग तरीके से आप परसीव करते हैं। तो उसी तरीके से आप कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, तो उसका परसेप्शन अलग अलग होता है। वैसे होता है आपकी पेरेंटल वैल्यूज की वजह से होता है। बहुत सारे समझा, उसको कंपाइल किया और उसको पूरा एक कोर्स के माध्यम से बना लोगों तक प्रस्तुत किया, और उसमें काफी सारी सफलता मिली। हम अभी काफी सारा काम कर रहे हैं उसमें। अभी इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी आगे की बात हो रही है कि उसको हमको एज अ कोर्स हम उसको सिखाएंगे, क्योंकि ये चीज है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो करीब 98% तक है। मैंने जर्नल्स में सबमिशन किया तो 97-98% तक क्लिनिकली प्रूवन होता है कि अगर आपको MRI स्कैनिंग करें और राइटिंग में चेंजेस करें तो आपके वेव्स पैटर्न्स वहां पे चेंज करके वो आप देख भी सकते हैं। पर चूंकि इंडिया में इस तरह के साधन नहीं है, मशीन्स अवेलेबल नहीं होती है, कई बार रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो हमारे जो काम करने की गति है वो कहीं ना कहीं से उतनी तेज नहीं है जितनी तेज हम उसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग जुड़ेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से आगे कर पाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन को बहुत हम फायदा देने वाले हैं। और मुझे लगता है 2-3 सालों में भी राइटिंग का प्रचार प्रसार बहुत देखेंगे आप। अभी देख रहे हैं सब जगह लिखने की बहुत बात हो रही है, काफी सारी चीजें हो रही हैं लिखावट पे। तो बिल्कुल हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ रिटन टेक्स्ट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एन एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग? दैट मींस कि आपको कितना सैंपल या साइज? यस, वी रिक्वायर 10-15 बेसिकली 10 से 15 लाइन किसी भी लैंग्वेज में राइटिंग चाहिए होती है। और सिग्नेचर जो आपका जो ऑफिशियल सिग्नेचर है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट करता है, वो सिग्नेचर 3 बार चाहिए होता है। हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो 10 से 15 लाइन राइटिंग और आपका 3 सिग्नेचर चाहिए होता है वैल्यूएशन करने के लिए। I hope Shashank you have the answer. And next question is, does it involve astrology? Astrology से भी related है ये? एस्ट्रोलॉजी से ये अपने आप में पूरा साइंस है। तो चूंकि जो भी इसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं, तो लॉजी वाली जितनी चीजें हैं, जितनी भी विधाएं हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, बायोलॉजी है, ठीक है, बहुत सारी लॉजीज हैं, ठीक है, उसमें लॉजिक्स हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रो जो है उसका लॉजिक्स होता है, ग्राफोलॉजी में ग्राफ्स का लॉजिक है। तो डायरेक्टली कोई भी कनेक्शन नहीं है, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली है। तो मेरा कोई रुझान दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है। मैं जो भी है वो राइटिंग को साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ में करता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप कोरिलेट करेंगे तो जितनी भी लॉजीज हैं वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएगी, है ना। चाहे क्योंकि लॉजी में लॉजिक्स है, उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी है, कुछ स्टडी होगी। तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हम कोई भी चीज एस्ट्रोलॉजी का मेरा कुछ जानकारी भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट डेफिनेटली काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि बोलते हैं कि ये चीजें कोरिलेट होती है। तो जहां तक लॉजीज हैं वो लॉजीज कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट होगी। और जो नॉलेज है ना, नॉलेज का फंडामेंटल एक बार आपको क्लियर होता है तो किसी भी चीज को आप एक्सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड अच्छा एक बात बताइए, हैंडराइटिंग जो है ये वक्त के साथ में हमारी बदल जाती है, सेम तो कभी नहीं रहती है। जो हम बचपन में लिखते हैं, जो हम बड़े होके लिखते हैं, और थोड़े एज हो जाती है तो सब लिखते हैं, हमारी हैंडराइटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो रही है? क्या इसका कनेक्शन, हैंडराइटिंग का कनेक्शन जो है वो एंजाइटी, मूड के अकॉर्डिंग भी होता है? चेंजेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्योंकि राइटिंग जो होती है आपकी, एक दिन की राइटिंग अगर देखा जाए, टेक्निकली साइंटिफिकली देखा जाए, तो सुबह की राइटिंग और शाम की राइटिंग में भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव ग्राफ्स हैं ये, बिकॉज हमारे ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं। तो उसमें जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स होती है वो आपके राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो करंट्स होती है ये आपके हर सेकंड चेंज होता है। तो आपकी राइटिंग है वो आपके मूड्स के हिसाब से, आपकी सारी चीजों के हिसाब से चेंज होता है। तो चूंकि अगर दिन की राइटिंग अगर अलग है सुबह की और शाम की, तो डेफिनेटली आपको 2 महीने की राइटिंग आपकी चेंज होगी। पर चूंकि हमारा जो देखना है, हम राइटिंग का अपीयरेंस नहीं देखते हैं, हमको एस्थेटिक वैल्यू से मतलब नहीं है। आपके कर्व्स कितने बड़े हैं, आपकी राइटिंग का साइज कितना है, आपका प्रेशर कितना है, तो हम टेक्निकलिटीज को देखते हैं। इसको इसी तरीके से समझा जाए कि किसी एक इंसान को आप 6 महीने बाद देखते हैं, तो शायद उसको फिजिकली आप देखने से आप उसको चेंज देख पाते हैं कि आपका चेहरा कुछ अलग तरीके से लग रहा है, बट आप उस इंसान को पहचान जाते हैं। उसी तरीके से राइटिंग भी आपकी चेंज होती है, पर हमारा जो देखना होता है और आपका देखना होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप उसके अपीयरेंस को देखते हैं, हम उसके वैल्यूज को देखते हैं। तो वो डेफिनेटली आपकी राइटिंग चेंज होती है, और हम उसके जो कोर वैल्यूज को है वो कभी चेंज नहीं होती है, तो उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन करते हैं, तो हम उसके फंडामेंटल्स को समझ पाते हैं। ग्रेट इंफॉर्मेशन।
अच्छा, आपका जो पावर ऑफ हैंडराइटिंग है ये तो मुंबई में सिचुएटेड है, राइट? जी जी। तो क्या इसकी कोई ब्रांच दिल्ली एनसीआर में या और भी कहीं है, या मतलब आप किस तरह से आपसे मिलना हो किसी को तो कैसे मिलेंगे, या सिर्फ ऑनलाइन ही मिल मेरी सकती नहीं, मेरा मेरा ऑफिस दिल्ली में है। दिल्ली में हमारे ट्रेनर्स हैं, बेसिकली हमारे एसोसिएट्स होते हैं, दिल्ली में है। मेरा वाराणसी में ऑफिस है, मेरा मुंबई में प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट है। और इंडिया के अभी 40 से ज्यादा जगह पे हमारे हमारे एसोसिएट्स होते हैं, हमारे प्रॉपर एसोसिएट्स होते हैं। तो हम पैन इंडिया, इंडिया के किसी भी कोने में अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, अगर कोई बंदा होता है तो हम वहाँ पे डेफिनेटली आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन से तो हम वर्ल्ड वाइड उसको सर्विसेज दे सकते हैं, बट हमारे इंडिया में 40 जगह पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, एसोसिएट्स है, जो कि पूरी सर्विसेज देते हैं। और इसका फायदा मैं आपको और बताना चाहूँ, इसमें कॉर्पोरेट्स में काफी सारा यूज होता है ये साइंस, पार्टनर कंपेटेबिलिटी में यूज होता है, मेडिकल साइंस में इसका यूज है, वेलनेस में हम काम कर रहे हैं। और कॉग्निटिव वेलनेस का जो बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव एम्पावरमेंट, जो इंडिया के लिए बहुत नया विषय है, कि हम मेंटल हेल्थ की बात हम नहीं करते हैं। हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, पैंडेमिक के टाइम पे जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है, उसमें राइटिंग से हम बहुत उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी आने वाले समय में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारा फियर है लोगों में, तो हम फियर एंजाइटी को कैसे कम करेंगे? और ये बहुत नेचुरल है, 10-15 मिनट अगर राइटिंग लिखने से आपकी चीजें वो अगर कंट्रोल हो जाती है, तो इससे अच्छा कोई साधन ही नहीं हो सकता है। तो अगर कोई इसको आपके कोर्स को करना चाहता है तो उसकी फीस वगैरह क्या होती है, उसके चार्जेस क्या हैं, आपकी कंसल्टेशन चार्जेस क्या हैं, आप बताएंगे? हमारे व्यूअर्स जी, काफी सारे चार्जेस हैं, बहुत सारा कस्टमाइज प्लान है। तो आप एक मुझे मिल लें, बात कर लें, तो हम डेफिनेटली उसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट्स के चार्जेस अलग होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग होते हैं, हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काफी सारा गाँव में भी काम करते हैं। तो डिपेंड्स कैसी नीड होगी, नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको कस्टमाइज करते हैं। तो हमारे पास में एज का कोई डेफिनेशन नहीं है, 4 साल के बच्चे से लेके हम 100 साल के लोगों तक काम करते हैं। और चूंकि हम गर्भ संस्कार की बात करें तो जन्म से पहले भी हमारा काम चल रहा है ना। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हमारे पास 9 महीने का पूरा गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है जिसमें, ठीक है। तो इसमें हम जैसा भी कस्टमाइजेशन होता है तो काफी सारा काम करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो इस हिसाब से कर लिया जाता है। तो हमारा उद्देश्य एक्चुअली एम्पावर करना लोगों को है, तो फिर पैसा तो सेकेंडरी मैटर होता है, पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको जो मेन संदेश जो है लोगों को देना है, वो उस पर काम करते हैं। तो काफी सारे पार्टनर्स हैं हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, काफी सारे एनजीओज हैं, आपके जैसे एनजीओज हैं, कंपनीज हैं, जिनके साथ हम लोग काफी सारा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताइए कि कर्सिव राइटिंग जो है ये प्राइमरी स्कूल्स में एकदम कंपलसरी होती है, बच्चों को कर्सिव राइटिंग का पूरा पेज लिखवाया जाता है, राइट? तो क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि 2 लोगों की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम हो, और 2 लोगों की हैंडराइटिंग सेम होने के साथ साथ में आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं? और अगर कोई ब्लॉक लेटर्स में लिखता हो तो आप कैसे एनालाइज करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्सिव राइटिंग जो है, कर्सिव राइटिंग मतलब कनेक्टेड राइटिंग, एक दूसरे से जो वर्ड्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो कर्सिव राइटिंग का जब ओरिजिन, जो कर्सिव राइटिंग जब स्टार्ट किया गया, तो इसका मतलब ये था कि आपकी थॉट की कंटिन्यूएशन बनी रहे, आपकी विचारशीलता जो है, जो प्रवाह है विचार में अच्छे रहे, ताकि आपको चीजें याद अच्छे से हो जाए, है ना। क्योंकि एक राइटिंग होती है जिसमें अलग अलग लिखते हैं आप, प्रिंट राइटिंग बोलते हैं जिसको, हर लेटर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, कर्सिव में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो आपको चीजें याद करना बहुत अच्छा होता है। और जो लोग अलग अलग लिखते हैं उन लोगों की लॉजिक्स, मतलब किसी भी चीज को एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी होती है। वो एक्चुअली हर राइटिंग का जो थॉट है उनके अलग अलग है, वो अलग अलग थॉट्स पे बात करते हैं, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनकी होती है जो लोग अलग अलग लिखते हैं। तो कर्सिव में सबसे अच्छी चीजें हैं कि वो चीजों को याद अच्छे से कर पाते हैं, बट लॉजिकल थिंकिंग वो कर्सिव में कम होती है। तो अभी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में कर्सिव को डिस्कार्ड कर रहे हैं, अभी प्रिंट राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रिंट के कुछ अपनी क्वालिटीज हैं और कर्सिव की कुछ अपनी क्वालिटीज है। तो हम जो ग्राफोलॉजिकली करेक्शन देते हैं तो उसमें कस्टमाइज, किसी भी राइटिंग के लिए कैसा कस्टमाइजेशन होना चाहिए उसके हिसाब से कस्टमाइज करके हम उसको स्पेसिफिक राइटिंग पैटर्न देते हैं। तो हर किसी की राइटिंग दुनिया में अलग है, किसी भी राइटिंग आइडेंटिकल नहीं है। तो टेक्निकली आपका अपीयरेंस के जैसा दिख सकता है, नहीं होती। देखने से आपको लगता है कि राइटिंग एक जैसी है, बट उसकी बहुत सारी वैल्यूज, आप उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो काफी सारा वेरिएशन दिखेगा। जैसे 2 इंसान दिखने में सेम लगते हैं तो उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है। तो वो राइटिंग भी हर किसी की अलग है। जैसे आपका थंब, मतलब जब आपका फिंगरप्रिंट अलग है, वैसे आपकी राइटिंग यूनिक होती है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू योर डीएनए रिपोर्ट, एंड थंब इंप्रेशन के जैसा यूनिक होती है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कर्सिव राइटिंग और प्रिंट राइटिंग की। हम उसको सजेस्ट करते हैं कस्टमाइज राइटिंग की, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से हम राइटिंग कैसे कस्टमाइज करें। दूसरा, जो लोग ब्लॉक लेटर्स लिखते हैं, जो लोग
कैपिटल्स लिखते हैं बेसिकली। तो जो आपकी रनिंग राइटिंग है, जो आप स्मॉल केस लिखते हैं, वो आपकी इमोशनल वैल्यूज को दिखाता है, और जो ब्लॉक लेटर्स है वो आपको प्रेजेंटेशन दिखाता है। तो जो लोग ब्लॉक लेटर्स लिखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो होते हैं, बट अपनी चीजें रिवील नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू रिवील देयर इनर स्ट्रेंथ। तो उनको बचपन में बहुत सारा कुछ तो ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है जिसको वो पसंद नहीं करते हैं। तो उनका बचपन थोड़ा सा बहुत स्ट्रगल में बीता हुआ होता है जो लोग कैपिटल्स लिखते हैं, और उनको पेरेंट्स के साथ में बहुत सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टर्बेंस होता है, इसकी वजह से वो कैपिटल लिखते हैं। वो किसी को इंटरफियर नहीं करने देना चाहते अपनी लाइफ में, है ना। तो दे डोंट वांट टू रिवील देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी बेसिकली। तो वो एक तरीके का फियर होता है जो लोग कैपिटल्स लिखते हैं। बट दीस पीपल आर वेरी, they are pretending themselves as a smart personality, as a dominant personality, but अंदर से बहुत डरे और सहमे हुए होते हैं। अच्छा, एक चीज और बताने की कोशिश करूं, ये साइंस जो है बहुत सारी चीजें इसमें एनालाइज करते हैं। तो आप कहीं ऐसा नहीं करें कि दो चीजें देख के किसी के बारे में आप राइटिंग एनालाइज करें, क्योंकि हम थोड़े समय में बहुत थोड़ी सी चीजें बता पाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि क्या क्या चीज कॉम्बिनेशंस करते हैं, क्योंकि जितनी एक्यूरेट है उतनी रिस्की भी होती है ये साइंस। मतलब आप किसी के बारे में कुछ जब तक पूरी चीजें समझे भी ना उसको नहीं करें तो फिर उसका पूरी तरीके से वैल्यूएशन नहीं होता है। बट कैपिटल राइटिंग वाले हमेशा से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हैंडराइटिंग जो है आपने बताया कि हेल्थ से रिलेटेड है, और हमने ये भी सुना है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अपने डायग्नोसिस में अब ग्राफोलॉजिस्ट को उसका एड ले रहे हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं। तो क्या ये सच है? मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल प्रोफेशंस जो है, बिल्कुल वो मेडिकल आप लोगों को डायग्नोसिस में यूज करते हैं बेसिकली। पार्किंसंस में या जो भी डिसलेक्सिया जो बीमारी है, बहुत सारी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आपकी राइटिंग में 6 महीने पहले आपके सर्टेन ट्रेट्स आ जाते हैं। बिकॉज राइटिंग जो है आपके ब्रेन में जो आपका जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं वो उससे डिफाइन करता है। तो आपकी राइटिंग में अगर कुछ भी बदलाव आ रहा है, कुछ भी फ्रिक्शंस आ रहे हैं, कुछ भी अगर वहां पे अगर ट्रेमर्स आ रहे हैं, मतलब एक राइटिंग का अगर कुछ अलग तरीके का झुकाव आ रहा है, इसका मतलब कि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपकी चीजों में सोचने की क्षमता में फर्क आ रही है। तो करीब 6 महीने से साल भर पहले से आपका हेल्थ को डायग्नोसिस किया जा सकता है। बट उसमें काफी सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, राइटिंग का प्रेशर बढ़ जाता है, राइटिंग में ब्रेक्स आने लगते हैं, राइटिंग में बहुत सारी तरीके की चेंजेस आने लगते हैं। तो उसमें वो डायग्नोस किया जाता है कि इनके ब्रेन में कहीं ना कहीं से कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, केमिकल सिक्रेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, या बहुत तरीके की चीजें हो रही है। तो उसमें उसको आइडेंटिफाई करके फिर हम राइटिंग में अगर चेंज करते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस है, आपके थॉट प्रोसेस में आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन जो हो रहा है वो चीजें वो इनहैंस हो जाता है, तो काफी सारा फायदा मिलता है। तो जहां तक पार्किंसन और न्यूरो प्रॉब्लम्स में तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी सालों से इसमें काम कर रहे हैं, बट अभी मेंटल वेलनेस में भी हम लोग अभी काफी सारा काम कर रहे हैं कि हम कॉग्निटिवली लोगों को कैसे एम्पावर करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ दिखती नहीं है। आपको फिजिकल हेल्थ में मालूम पड़ता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट मेंटल हेल्थ का कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास। जब तक वो इंसान को, अभी आप मतलब सुसाइडल केस देखे गए हैं, पैंडेमिक के टाइम पे सुसाइडल केसेस बहुत बढ़े हैं। तो इस तरह की जो टेंडेंसीज है इसमें अगर उसको हम पहले से प्रिवेंट कर पाए, समझ पाए। और एक दूसरी चीज है कि अभी जो सुसाइडल केसेस हैं वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया भर में, वो सुसाइड करने वाला जो है वो बहुत समझदार है, मतलब ऐसा नहीं उस तबके का नहीं है जिसमें सुसाइड करना चाहिए। तो क्या रीजन होता है कि कोई इंसान अपनी लाइफ को एंड कर पाता है? आईसीएस ऑफिसर्स, ग्लैमर इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, हाई प्रोफाइल डायरेक्टर्स, सारे लोग का सुसाइड करने का कोई साधन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि वो सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाते, जो फियर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या भविष्य में आने वाली चिंताओं को वो इंसान फेस नहीं कर पाता। तो उस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई करके अगर एक बहुत बड़ा प्रयास करें तो उसमें हम समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत अच्छे कल्याण की काम बात कर सकते हैं। तो हमारी सोच इस तरीके से है कि अब ह्यूमैनिटी को हम जितना भी हेल्प कर सके वो किया जाना चाहिए, और हमारा मानव धर्म भी यही कहता है। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ समवन वांट्स टू टेक अ फ्रेंचाइजी, आपकी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है और कैसे? बिल्कुल, और बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरे से कांटेक्ट, बिल्कुल पार्टनर बन सकते हैं। आप मिलिए, बात करिए। आपकी पहले हम नीड देंगे, मतलब ये फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बोला और मैं बार बार बोलता हूँ, हम एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो पहले हम आपकी नीड देखते हैं, समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब पैसा कमाना नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एम्पावर करना है, एक अच्छी चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो उसमें आप फ्रेंचाइजी लेके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको एम्पावर करें।
तो आपकी नीड हम समझते हैं, आप किस लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, आपकी क्षमता कितनी है, आपका उद्देश्य क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम ले सकते हैं। तो आप मुझसे मिलें, बात करें, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश है। और तकरीबन 2025 तक इंडिया के जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको हम एम्पावर करेंगे। ये हैंड राइटिंग एम्पावर में हमारा जो फिर लिखेगा इंडिया कैंपेन है, तो तकरीबन हम समझते हैं आपको 15 से 20 करोड़ लोग 2025 तक जुड़ जाएंगे। तो हम लोग इसमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, मतलब भारत सरकार के साथ में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। तो इसमें ये जो विधा है, जो पुरानी विधा जो हमारी है, हम उससे जो मानवता की जो रक्षा कर सकते हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो आपका ये जो कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन क्या है? इसका कोर्स अभी हम जो करते हैं वो करीब आप समझे 8 से 10 घंटे में हम सिखा देते हैं, 8 to 10 आवर्स में सिखा देते हैं। फिर उसको प्रैक्टिकल्स के लिए हम 4 से 6 महीने तक उसके साथ में बहुत सारा काम करते हैं। आपको प्रैक्टिकलिटीज करते हैं, आपको बहुत सारे इवेंट्स करने पड़ते हैं, लोगों के साथ मिलना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स करना पड़ता है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी इंसान किसी भी तरीके की राइटिंग को एनालाइज प्लस उसका रेमेडी करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो टेक्निकली अगर सीखना चाहे तो हफ्ते से 10 दिन में सीख सकता है, और 6 महीने प्रैक्टिस करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और इसमें हम इंडिया का सबसे बड़ा इसको मॉड्यूल हम बनाना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर, अपना खर्चा खुद से आदमी चला सके, हर कोई इंसान जो है अपने पैर खड़ा हो सके, लोगों की हेल्प कर सके, और उसका मतलब अपनी लाइफ को अपने आत्मनिर्भरता के साथ में उसको एक करे। तो इसमें हमारा एक करियर ऑप्शन भी बनाने के विचार है, इसमें हम लोगों तक वो भी काम कर पा रहे हैं। और सारा कुछ करने के लिए चूंकि लोग उसमें अवेयर कम है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन हम उसको काम कर रहे हैं और रिटर्न बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आप तो ये दावा कर रहे हैं कि 2025 तक आप इसको पूरी बहुत जगह तक फैला देंगे हैंड राइटिंग को, लेकिन आजकल के वातावरण को देखते हुए, आजकल की सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से टाइपराइटर्स तो हट गए हैं, आप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स और ये सब चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है, और राइटिंग तो एकदम रेयर होती जा रही है, राइट? तो इसमें ग्राफोलॉजी के ऐसा तो नहीं है कि पास्ट का हिस्सा बन जाए और लोग राइटिंग बिल्कुल खत्म ही कर दें, क्योंकि अब आगे देखा जा रहा है एग्जाम्स भी जो ऑनलाइन होने वाले हैं, जो एग्जाम्स में थोड़ा बहुत लिखते हैं वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो फिर ये राइटिंग जो प्रैक्टिस है, आई थिंक ये तो पास्ट होती जा रही है। दुनिया में एक साइकिल हमेशा से चला है, एक साइकिल होता है, मतलब जो चीज पुरानी हो जाती है वो नई होती है। आपने सोचा था पैंडेमिक में, ये जो आप घर पे बैठे हुए हैं काफी समय से, करीब 6 से 8 महीने हो गए हैं दुनिया भर में, आपने कभी सोचा था कि आपको घर पे बैठना होगा, घर पे साथ में आप फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे? हम कितनी भागदौड़ के साथ में जिंदगी अपनी बिता रहे थे, आपने ये सोचा नहीं था। तो हर जो साइकिल है, जो नेचर का जो साइकिल है, वो वापस लौट के आता है। तो जो चीज चली गई है वो वापस आएगी। तो इसमें बिल्कुल ये ना माना जाए कि हम टेक्नो ड्रिवन के साथ में हम टेक्नो ह्यूमन की बात कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी दोनों को क्रॉस करने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली आएगा। और हम ह्यूमन मशीन नहीं हो सकते हैं। और ये राइटिंग जो है, ये आपकी ह्यूमन टेंडेंसी है, आपका नेचुरल टैलेंट है। तो कोई भी चीज पुरानी है, ये आपकी सोच है कि पुरानी है, ये नहीं आ सकती है। और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पैंडेमिक में, आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना सारा काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, खाली इंडिया में नहीं, दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं इसमें। तो कोई चीज पुरानी है, ये आपका परसेप्शन है कि पुराना क्या है और नया क्या है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल वापस फिर से लौट के आता है। तो आपने कभी जो चीज नहीं सोची थी वो चीजें भी हो रही है। तो ये आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। तो अगर सोच बदलेंगे तो दुनिया बदल सकती है, ये मेरा मानना नहीं, विश्वास है मेरा। और आपकी सोच जैसी होगी, आपको उसी तरीके की चीजें अट्रैक्ट भी करती है, क्योंकि आपकी सोच में बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स होती है। और ये प्रूवन है, ये मशीन पे प्रूव किया जा सकता है कि आपकी सोच जितनी अच्छी होगी, वो उतनी अच्छी आपके फ्यूचर को चेंज कर सकती है। कहीं आपको कोई ऐसा तो कोई कमेंट नहीं आया कि ये अंधविश्वास से रिलेटेड तो नहीं है, कि अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं आप हैंड राइटिंग के बारे में कह के? वैसे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो कहीं ये अंधविश्वास से रिलेटेड तो कुछ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। जहां पे विश्वास है, विश्वास पे अगर आपका भरोसा नहीं हो तो वो अंधविश्वास है। तो उसमें जो अंध जो शब्द है, अगर आप ब्लाइंड हो जाते हैं तो ये अंधविश्वास की तो कोई चीज नहीं है। इसमें पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन है इसके पीछे। तो किसी भी चीज को अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो अंधविश्वास वही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उसको अंधविश्वास में आपको गिनते हैं, क्योंकि अंधविश्वास में विश्वास भी है। तो आप विश्वास रखिए, हर चीज अच्छी है। तो इसमें अंधविश्वास ऐसे देखा जाए तो कोई शब्द ही नहीं है, इसको एक उसको आपने रूप बना दिया है। तो अगर विश्वास करेंगे तो अपने ऊपर भी आप विश्वास कर सकते हैं, है ना? इंसान जो है वो अपने ऊपर विश्वास करे तो कोई अंधविश्वास जो होता है वो अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है
वही आपको अंधविश्वास बनाती है, जिस पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो आप अपने अपने नजर को बदले, अपने विजन को बदले, तो अंधकार जो है ना अंधविश्वास का, वो दूर हो सकता है। विश्वास रह जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, विश्वास रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो अंधकार मिटाने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको मिलके। जी अच्छा, इनकंसिस्टेंट हैंडराइटिंग का क्या मतलब है? और डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी तो राइटिंग हमेशा इनकंसिस्टेंट ही होती है, वो कभी उनका कुछ पढ़ भी नहीं सकते आप। ये प्रश्न पूछे बिना तो कोई भी शो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि राइटिंग में इनकंसिस्टेंसी है जो कि बारंबारता है। इनकंसिस्टेंसी बहुत तरीके की होती है कि किस जगह पे, किस एरिया में इनकंसिस्टेंसी है। राइटिंग का प्रेशर में इनकंसिस्टेंसी है, राइटिंग का झुकाव है, तो हर एरिया का अलग अलग मीनिंग है। जो नीचे के लूप्स है उसका मीनिंग अलग है, प्रेशर का मीनिंग अलग है, जो जगह छोड़ते हैं उसका मीनिंग अलग है। तो इनकंसिस्टेंसी से हम पता करते हैं कि उस इंसान की जो प्रतिभा है उस किस क्षेत्र में कम या ज्यादा है। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब वो चीजें वो कम या ज्यादा हो रही है। तो इनकंसिस्टेंसी भी स्पेसिफिक कौन से नेचर में है, कौन सी जगह पे है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग की जब बात है कि डॉक्टर की राइटिंग क्लियर नहीं होती है, लेजिबल नहीं होती है, तो ये हमेशा से भ्रम रहा है कि डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो जिनकी भी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, इफ योर राइटिंग इज नॉट क्लियर, इलेजिबल, नॉन रीडेबल है, राइटिंग अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। बट उसमें राइटिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग फास्ट होती है, इसलिए उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो अगर क्लैरिटी मिसिंग है, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स। तो वो हो सकता है समय के कारण वो नहीं लिख पा रहे हैं, या बहुत सारी चीजों में जल्दी होने की वजह से हो सकता है। बहुत सारी चीजों में ऐसा हो सकता है कि उनको अपने ऊपर जो वो सोच रहे हैं उतना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका थॉट और एक्शन में कहीं ना कहीं से डिफरेंस हो रहा है। तो आप सोचने की गति आपकी फास्ट है, यू फास्टर देन योर हैंड राइटिंग, तो आपकी राइटिंग में वो चीजें डिफरेंस आ जाती है कि राइटिंग में क्लैरिटी नहीं होती है। तो डॉक्टर्स की राइटिंग डेफिनेटली, और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और राइटिंग में डिफरेंस है, बिकॉज प्रिस्क्रिप्शंस वो फास्ट लिखते हैं, इसलिए वो क्लैरिटी नहीं होती है। अदरवाइज डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा बहुत सारा रिसर्च है जिसमें काम किया कि वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी होती है, उनका प्रिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं होता, बिकॉज वो उनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है। आपके भी आसपास डॉक्टर्स होंगे, उनकी नॉर्मल राइटिंग देखिएगा तो बहुत अच्छी होगी। तो राइटिंग और प्रिस्क्रिप्शन में वहां पे उनका प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट हैंडराइटिंग आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। राइटिंग बेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि राइटिंग ब्यूटीफुल राइटिंग का मतलब ग्राफोलॉजिस्ट के नजर में ऐसा नहीं कि राइटिंग बेस्ट राइटिंग है। हर किसी की राइटिंग यूनिक है, तो बेस्ट राइटिंग ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राइटिंग हम अपीयरेंस वाइज नहीं देखते हैं कि राइटिंग आपकी देखने में बहुत अच्छी है इसका मतलब वो बेस्ट राइटिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत अच्छी से अच्छी राइटिंग में भी बहुत निगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, और देखने में अगर बहुत खराब राइटिंग है, जिसको आप राइटिंग अच्छी नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसमें भी बहुत पॉजिटिव ट्रेड्स हो सकते हैं। तो चूंकि राइटिंग का हमारा अपीयरेंस से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर किसी इंसान को अब आप देख रहे हो, तो अगर इंसान देखने में बहुत सुंदर नहीं है, बहुत खूबसूरत देखने में नहीं है, बट उसके अंदर क्वालिटीज हो सकती है। और कोई इंसान अगर देखने में बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब नहीं कि वो इंसान अच्छा होगा। तो चूंकि बाहरी जो आवरण है, जो बाहर एक्सटर्नल जो फीचर्स है, उससे आपके इंटरनल को हम जज नहीं कर सकते। तो चूंकि राइटिंग देखना और उसकी वैल्यू, जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम अपीयरेंस से ज्यादा उसकी वैल्यू, फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो हर किसी की राइटिंग यूनिक है, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम उसको इनहांस कर सकते हैं। तो हर किसी का, हर कोई सुंदर है अपनी तरीके से, हर कोई सुंदर है, वो सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है, उसमें आप उसमें इनहांस कर सकते हैं। उसकी आपको जो भी क्वालिटीज कम है, उसको कम क्वालिटीज या जो भी उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करके उसको आप एक्सेल कर सकते हैं। तो ये तो एक भ्रम है कि राइटिंग अच्छी और खराब क्या है, कौन सा इंसान अच्छा है, कौन सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी सुंदर हो सकता है, कोई तन से सुंदर है, मन से सुंदर है। तो सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ परसेप्शन बेसिकली। तो अब हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर हम अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा बहुत चेंज करें तो हमारी पर्सनालिटी भी चेंज हो सकती है, और हम इसे करियर ऑप्शन भी बना सकते हैं, राइट? और हमारे मूड्स, हमारे स्ट्रेस वगैरह भी इससे दूर हो सकते हैं, हमारे मूड भी ठीक हो सकता है इससे अकॉर्डिंगली, अगर हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें? आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स बता सकते हैं? जी,
मेरा नाम पावर ऑफ हैंडराइटिंग आप सर्च करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें मिल जाएगी, आपको नेट पे मिल जाएगी। मैं मेरा नंबर शेयर कर सकता हूँ, पावर ऑफ www.powerofhandwriting.in पे आपको डिटेल्स मिलेगी, वेबसाइट पे आप देख लें। फेसबुक के थ्रू माध्यम से आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा नंबर है 9833418777। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे आप वर्चुअली आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे मेरा काफी सारा प्रेजेंस मिल जाएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा और आपको जो भी हेल्प हो सकती है मैं डेफिनेटली करूंगा। मेरी पूरी टीम है और आप बिल्कुल इस चीज को सीखिए, ये सुविधा को सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। और जो फिर लिखेगा इंडिया हमारा कैंपेन है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे और लिखने से अपने भविष्य को हम कैसे सुधार पाए और अपना ओवरऑल एम्पावरमेंट जो कर पाए, हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने फाइनेंस को, अपना जो फियर फैक्टर है, सारी चीजों को हम वेलनेस की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो हम एक छोटा सा, अगर इजाजत दे तो हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि आपकी जो सोच है उससे आपको क्या होता है। सोच को बदलो, सोच को बदलो। किसी ने कहा है, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, बार बार कश्तियां बदलने से क्या फायदा, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो चूंकि हमारी सोच को राइटिंग रिप्रेजेंट करती है, तो राइटिंग हम चेंज करेंगे तो हम हमारी सोच अच्छी होगी और हम अपने आप को एक्सेल कर पाएंगे। तो आजकल की पैंडेमिक एरा में आप जैसे स्ट्रेस बढ़ गया है, डर बढ़ गया है, फियर बढ़ गया है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मैंने जो 3 टिप्स बताए हैं आपको, ये 3 टिप्स जो लिखा है, ये मैंने अभी आपको दिखाए हैं। तो रोज एक पेज, आप एक नोटबुक ले लें और रोज एक पेज राइटिंग लिखें, तो इससे आपका जो फियर है वो निकल जाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाएगी और आपको डिप्रेशन और बहुत सारी तनाव, बहुत सारी चीजों को, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो 10 से 15 दिन में आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस दिखेगा। आप अपनी जो फियर फैक्टर है उसको आप ओवरकम कर पाएंगे। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसको आपकी सोच उसको रेक्टिफाई करेगी। तो जो अंधविश्वास की आप बात बोल रही है, ये आपका स्ट्रेंथ, जो आपका स्ट्रेंथ है वही वो सरफेस पे आता है। आपकी जो सोच है, आपके दिमाग पे जो भी हलचल चल रही है, वो सेटल होके वो सरफेस पे आके उसको पॉजिटिव तरीके से वो काम करने लगती है। तो इसमें आप बस खाली आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, वो 3 लाइन से उसमें बहुत सारा फायदा मिलता है और आप इसको एक्सपीरियंस करिए, उसका फायदा आप देखिए। तो जो चीज एक्सपीरियंस की जा सकती है तो उस पर तो कोई बहस करने की बात ही नहीं है, आप उसको एक्सपीरियंस करिए, उसका फायदा उठाइए। तो रोज एक पेज रोज लिखें, बच्चों को लिखाएं, कोई भी एज ग्रुप के लोग लिख सकते हैं, सीनियर सिटीजन को बहुत सारा फायदा मिलता है इसमें, है ना। जो लोग नहीं लिख पाते हैं, किसी भी तरीके से लिखें एक पेज, तो उनके इमोशनल रिलीज हो जाते हैं और बहुत सारा फायदा मिलता है, हर तरीके से उनको फायदा मिलेगा, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप सब एरियाज में फायदा मिलेगा। So Rajesh, it was great having you on our show and बहुत ही इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन हुई है हमारे बीच में एंड आई थिंक व्यूअर्स को डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा हमारी इस इंफॉर्मेशन से और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली आपसे कॉस्ट के बारे में, आपके कोर्स के बारे में बात करेंगे, ऑफलाइन होकर के बात करेंगे, श्योर, आई एम श्योर। एंड विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद सविता जी, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया और रीइंकार्नेशन एसोसिएशन का बहुत सारा शुक्रिया कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें आप पहुंचा रहे हैं और फायदा दे रहे हैं, उनको तो बहुत सब लोग फायदा उठाएं और आप जुड़े रहिए और भी ज्यादा से ज्यादा हम जो भी ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं भविष्य में भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच and bye bye viewers, meet you all next week on same channel, same time. Till then, stay healthy and safe. Bye bye. Thank you.